अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये एक बहुत अहम टॉपिक है जिसको मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो में कि आई गारंटी यू कि इस तरह से आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि इस एमआर का यूज़ आप किस तरह से कर सकते हैं। इस टॉपिक के बगैर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला एक वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़ एम आर। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि इज़ एम आर यूज़ होते कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके यूज़ होने की तो ये होते हैं नॉन एक्शनेबल सेंटेंस में। अच्छा, इसके नाम से ही जाहिर है, कोई बड़ा नाम देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। नॉन एक्शनेबल सेंटेंस, एक्शन होता है कोई अमल करना, कोई काम करना, और नॉन एक्शनेबल मतलब होता है कि कोई काम उसमें ना हो रहा हो, यानी ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कोई काम नहीं हो रहा होगा, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं उदास हूँ, तो यहाँ पे क्या है, एक काम नहीं हो रहा, मैं सिर्फ अपनी स्टेट बता रही हूँ, मैं अपनी हालत बता रही हूँ। मैं कमरे में हूँ, तो यह भी क्या है, एक काम नहीं हो रहा, बल्कि मैं अपनी मौजूदगी कमरे में होने को बता रही हूँ। तो ये नॉन एक्शनेबल सेंटेंस में यूज़ होता है। ठीक है, और ये इस एमआर का यूज़ सिर्फ इसी के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि एक और तरीके से भी यूज़ होता है। वो कहाँ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जहाँ पर हम बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, कोई काम इंसान कोई कर रहा है। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बोलूँ मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग, तो वहाँ पे भी मैंने क्या किया, एम का यूज़ किया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि ऐसे एक्शंस जो कि प्रेजेंट में हो रहे हैं उनके लिए भी हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर का। ठीक है, बेसिकली जो ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इसका यूज़ है वो क्या है, ये नॉन एक्शनेबल सेंटेंस, और इसी को हम इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बताऊंगी। इसी में बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी आता है, मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगी। ठीक, सो यहाँ पे अब बात उठती है, ये तो 3 वर्ब हैं इज़ एम आर, और ये एक ही चीज़ के लिए यूज़ होंगे, लेकिन ये 3 हैं, तो फिर हम किस तरह से यूज़ करें इसको। इस किसके साथ यूज़ करें, एम किसके साथ यूज़ करें, और आर किसके साथ यूज़ करें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो इज़ एम आर को अब किस तरह यूज़ करेंगे, जब सब्जेक्ट में सेंटेंस में 3 पार्ट होते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला है, तो यहाँ पे जो इंसान कुछ होगा, जो इंसान कहीं पर होगा, उसके साथ यानी सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा सब्जेक्ट के साथ इस लगाएंगे, हम लगाएंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। इनको थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी कहा जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट्स नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर। 3 पर्सन होते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इनको याद कर लें, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। ठीक है, इज़ के साथ यूज़ होता है, जैसे कि ही इज़, शी इज़, इट इज़, और सिंगुलर नेम में अगर बोलें कायनात इज़, अली इज़। ठीक है, सो इनके साथ क्या होगा, इज़ का यूज़ होगा। इस तरह से एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज़ होता है, आई के साथ। आई के अलावा ये किसी और के साथ यूज़ नहीं होता। तो आई एम, सिर्फ आई किसके साथ यूज़ होगा, एम के साथ। ठीक है, और आर यूज़ होगा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम्स के साथ, यानी जो बच गए उनके साथ हम अब आर का यूज़ करेंगे। मीन्स के यू आर, वी आर, दे आर, एंड अगर 2 नाम होंगे, प्लूरल नेम्स मीन्स 2 नाम हो या 2 से ज़्यादा हो। कायनात एंड अली लगा लेते हैं, तो बोलेंगे कायनात एंड अली आर। लेकिन अगर कायनात और अली अलग अलग होगा तो वो सिंगुलर नेम बन जाएगा, एक नाम हो जाएगा ना। तो कायनात इज़, अली इज़, लेकिन दोनों साथ आ गए, कायनात एंड अली आर। सही है। सो हमने इज़ एम आर का ये देखा कि ये किन सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। अब हम आते हैं इस बात पर कि ये इज़ एम आर, ठीक है, हमने देख लिया कि इज़ लगेगा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा यू, वी, दे और प्लूरल नेम्स के साथ। तो सवाल ये उठता है कि इज़ एम आर असल में है क्या। सो बेसिकली मैं आपको बताती चलूँ, ये इज़ एम आर जो है ना, टू बी वर्ब, बी आपने देखा है, बी का ही ये एक फॉर्म है। अब हम देखते हैं कि ये टू बी वर्ब है क्या, व्हाट इज़ टू बी वर्ब। सो बेसिकली जो टू बी वर्ब होता है इसका मतलब है होना या बनना। इस बी का मतलब क्या है,
होना या बनना। और ये क्या है, एक वर्ब है जो सब्जेक्ट की हालत, शनाख्त और जगह को जाहिर करता है। ये क्या बताता है, सब्जेक्ट की हालत को, शनाख्त यानी आइडेंटिटी को, और जगह यानी पोजीशन को। ये बताता है कि कोई इंसान या कोई जो चीज़ है वो किस हालत में है, उसकी शनाख्त क्या है या वो किस जगह पर है, तो वहाँ पे हम टू बी वर्ब का यूज़ करते हैं। अब हम देख लिया कि टू बी वर्ब ठीक है, लेकिन इज़ेमार का इससे क्या ताल्लुक़ है। जी इज़ेमार का इससे ताल्लुक़ है, क्यों, क्योंकि ये जो टू बी वर्ब है इज़ेमार इसी की ही प्रेजेंट फॉर्म है। अगर आप देखें तो हर वर्ब की कोई 5 फॉर्म्स होती हैं, है ना। तो बी की जो है बेस फॉर्म तो बी है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन वरना क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, और उसके साथ ई एस और एस फॉर्म यानी कि फिफ्थ फॉर्म होती है ना। यही होता है ना, ये 5 फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो क्या है, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म अलग अलग है। तो बेस फॉर्म जो है यहाँ पर बी है इसकी, प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर है, यानी कि ये जो इज एम आर है वो बी की ही फॉर्म है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होना या बनना होगा, ठीक है, होना या बनना। और पास्ट फॉर्म इसकी क्या है, वॉज वर, ठीक है, वॉज वर यानी कोई चीज़ थी, ठीक है। तो पास्ट में भी होना बनना, लेकिन थी कोई चीज़, और इज़ेमार में क्या हो जाएगा, है कोई चीज़, ठीक है। और इसकी परफेक्ट पार्टिसिपल जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कहते हैं वो बीन है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हम फोर्थ फॉर्म या जेरेंड फॉर्म आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, तो ये है बीइंग, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करते हैं इज़ेमार के यूज़ पर। तो इज़ेमार के साथ अगर आपको इज़ेमार समझ में आ गया तो आप वॉज वर्ब के साथ भी यूज़ कर लेंगे, बीन को भी आराम से यूज़ कर लेंगे और बीइंग को भी कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्लियर हुआ कि इज़ेमार आया कहाँ से है। इज़ेमार बेसिकली बी की ही फॉर्म है, और बी का क्या मतलब है, होना या बनना, ठीक है। चलें अब आते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप, यानी इस एम आर को हम किस तरह यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप पे आते हैं जहाँ पर हम इज़ एम आर के साथ एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। अब हम इस एम आर को देख चुके हैं कि सब्जेक्ट कौन से यूज़ होंगे, इसके साथ, एम के साथ, आर के साथ। उसको दोबारा से तो वो करने की ज़रूरत नहीं है ना, चल मैं रिवाइज कर देती हूँ। इसके साथ लगेगा ही, शी, इट, और सिंगुलर नेम के साथ ही इज़, शी इज़, इट इज़, कायनात इज़, अली इज़, ठीक है। और एम लगेगा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, यानी आई एम, ओके। और आर लगेगा यू, वी, दे और कोई प्लूरल नेम के साथ। सो यू आर, दे आर, वी आर एंड कायनात एंड अली आर, ठीक है। देन उसके बाद जो एडजेक्टिव है वो आ जाएगा। एडजेक्टिव देखें, किसी भी चीज़ की कोई खूबी खामी को बताता है, वही एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे ब्यूटीफुल, अगली, ब्रेव, हैप्पी, सैड, सिक, टायर्ड, एक्साइटेड, ये क्या है, सारे के सारे ये एडजेक्टिव्स हैं जो कि बता रहे हैं कि कोई इंसान खुश है, उदास है, थका हुआ है या वो पुरजोश है। ये सारे एडजेक्टिव्स बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका क्या मकसद होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर सिंपल होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई भी आ सकता है कि अगर मैं बोलूँगी मैं उदास हूँ तो मैं के लिए क्या आएगा, आएगा। वो उदास है यानी एक लड़का, तो उसके लिए क्या आएगा, ही आएगा। शी, वो लड़की उदास है तो हम क्या बोलेंगे, शी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे कि ये बिल्ली उदास है तो हम बोलेंगे इट, है ना। बिल्ली के लिए इट का यूज़ करेंगे इशारा करके कि ये उदास है, सही है। तो इट का यूज़ होगा। इसी तरह से तुम उदास हो तो यू का यूज़ होगा उसके साथ, यही है ना। तो बस क्या होगा कि ही के साथ इज़ आएगा, शी के साथ इज़ आएगा, यू के साथ आर आएगा और इट के साथ भी क्या आएगा, इज़ आएगा, आई के साथ एम आएगा। तो ये क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट को हम देख चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हम देख चुके हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव है वो आ जाएगा। जैसे जो पर्पस क्या पूरा करेगा, बेसिकली ये पर्पस पूरा करेगा टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। बेसिकली फ़ाइल को डिस्क्राइब करेगा, उसकी वजाहत करेगा। क्या वजाहत करेगा कि फ़ाइल कैसा है, किस हालत में है या उसकी क्या खुसूसियत है। एडजेक्टिव यही बताता है ना, तो पर्पस भी यही रहेगा इसका, ठीक है।
और इसका क्या मतलब होगा, होना, है, यानी इसके जो वर्ड्स आएंगे वो क्या आएगा, है, हूँ और हैं आखिर में सेंटेंस में, कि कोई इंसान कुछ है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सेंटेंसेस की बात करें, जैसे कि मैं सेंटेंस बोलती हूँ मैं खुश हूँ, सो मैं हूँ क्या हूँ, खुश हूँ। सो यहाँ पे मैं हूँ के लिए क्या आ गया, आई एम, आई के साथ एम लगता है ना, आई एम, और खुश को हम बोलते हैं हैप्पी। सो सिंपल ये एडजेक्टिव लग गया तो बन गया आई एम हैप्पी। उसने क्या कर दिया, मुझे डिस्क्राइब कर दिया, मेरी वजाहत कर दी, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, खुश हूँ, ठीक है। इसी तरह से वो उदास है, उसके बारे में उसने बता दिया कि वो क्या है, उदास है। तो सबसे पहले वो उदास है, वो एक लड़का है, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, वो उदास है। तो अब वो जो वो है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज़, तो बोलेंगे ही इज़, और उदास को क्या बोलते हैं, सैड, ही इज़ सैड, यानी हमने उसकी हालत बता दी कि वो क्या है, उदास है, ठीक है, सिंपल। इसी तरह से वो नाराज़ है, अगर हम यहाँ पे लड़की को कंसिडर करें वो, ठीक है, वो नाराज़ है, सो हम क्या बोलेंगे, शी इज़, अब क्या लगाएंगे, शी इज़, और नाराज़ को बोलते हैं एंग्री, शी इज़ एंग्री। तो सिंपल, कितना ईजी है ना, कि बस हमने क्या करना है कि आई के साथ एम लगाया, ही के साथ इज़ लगाया, शी के साथ इज़ लगाया, और फिर एडजेक्टिव लगा दिया, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, ही इज़ सैड, वो उदास है, शी इज़ एंग्री, वो नाराज़ है। अब हमने क्या देखा, इज़ एम आर के बाद एडजेक्टिव को देखा कि जो डिस्क्राइब कर रहा था, जो हालत बयान कर रहा था एक सब्जेक्ट की, ठीक है। अच्छा, ये आज हमारे एडजेक्टिव्स हैं। कॉन्फिडेंट यानी खुद पर भरोसा रखने वाला, लेज़ी यानी सुस्त, शाय यानी शर्मीला, केयरफुल मीन्स एहतियात करने वाला, चीयरफुल मीन्स खुश मिजाज। ये कुछ 5 एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ आप क्या करें कि आई, वी, यू, दे, सब के साथ अगर हो सके तो थोड़ा सा टाइम निकाल लें, या तो सिर्फ एक का यूज़ कर लें या आप सबका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे आप उतने ही याद रखेंगे चीज़ों को, सही है। तो चलें आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2 में हम बात करेंगे इज़ एम आर के बाद नाउन की। अच्छा, नाउन क्या है, नाउन यानी किसी भी इंसान का, किसी भी चीज़ का, किसी प्रोफेशन का नाम, ठीक है, उसी को बोलते हैं ना नाउन। तो नाउन बेसिकली क्या डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि कोई इंसान क्या है, ठीक है। तो इस एम आर के बाद अगर स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद इस एम आर में से कोई एक लगाना है और फिर नाउन लगा देना है। और इसका क्या मकसद होगा, इसका मकसद होगा टू आइडेंटिफाई हु और व्हाट द सब्जेक्ट इज़, यानी आइडेंटिफाई ये शनाख्त करता है कि सब्जेक्ट कौन और क्या है, ये शनाख्त करता है सब्जेक्ट कौन और क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे कि एक सेंटेंस है, मैं एक लड़का हूँ, तो ये क्या है, इस मैं यानी आई की आइडेंटिटी है, इसकी शनाख्त है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। बस क्या है, नाउन के साथ हमने आर्टिकल का यूज़ करना है। आर्टिकल ए और एन होते हैं ना, ए और एन और दा होता है, लेकिन यहाँ पे दा की हम बात नहीं करेंगे, अभी हम फिलहाल ए और एन की बात कर रहे हैं। सो नाउन ए कब लगेगा और एन कब लगेगा, ये मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ कि बेसिकली एन लगेगा जब नाउन जो आने वाला वो जो नाउन है ना, उससे उसका जो पहला लेटर है वो वाउल होगा। वाउल यानी ए ई आई ओ यू, या वाउल का साउंड होगा यानी अलिफ का साउंड, जो आ का साउंड होता है, ठीक है, अलिफ और अलिफ मद्दा का, तो वो अगर होगा तो हम एन लगाएंगे। और अगर कॉन्सोनेंट यानी कि ए ई आई ओ यू में से बच जाने वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि बी सी डी और जेड तक, वो सारे के सारे क्या हैं, वो कॉन्सोनेंट हैं। तो बस वो आ जाए तो हम क्या करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पर बॉय का फर्स्ट लेटर बी है, और बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने आ लगाया है, ए, ठीक है। सो सिंपल, सब्जेक्ट यानी स्ट्रक्चर सेम ही है, बस आर्टिकल का यहाँ पर इजाफा हो रहा है। अच्छा, एडजेक्टिव के साथ आपने आर्टिकल नहीं लगाना, सिर्फ नाउन के साथ आप आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। सो ये बन गया आई एम अ बॉय, ठीक है। एक और सेंटेंस देखें, वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर भी क्या एक नाउन ही है ना, एक प्रोफेशन का नाम है, ही इज़ अ डॉक्टर, तो उसकी ये पहचान है, उसकी शनाख्त है, क्या है,
कि वो एक डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। इसी तरह से वो खिलाड़ी हैं एक से ज़्यादा, दे आर प्लेयर्स, प्लेयर्स बोलते हैं ना खिलाड़ियों को, तो बेसिकली दे प्लूरल था, इसी वजह से हमने प्लेयर में एस लगा के यानी इसको प्लूरल बनाया है, दे आर प्लेयर्स। और प्लेयर्स क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। तो ये हमारे पास है एक शॉपकीपर, शॉपकीपर यानी दुकानदार को कहते हैं, फ्रेंड यानी दोस्त, और सिंगर यानी कि गुलूकार। ये 3 हमारे नाउन हैं। इसमें से किसी एक को अगर बनाना चाहें तो एक को बना लीजिएगा। अगर आप सबके साथ ही किसी एक के साथ आप जो है सारे सब्जेक्ट का यूज़ करके बना लीजिएगा, ताकि इज़मार सबके साथ आप लगा सकें। कि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है ना वो क्या है, थर्ड स्टेप में हम इज़मार के बाद प्रीपोजिशनल फ्रेज़ का यूज़ करेंगे। अच्छा, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज़ बेसिकली है सिंपल एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको पता है ना, इन का मतलब में होता है, इसी तरह से ऑन का मतलब पर होता है, एट का मतलब भी पर होता है, लेकिन जगह के लिए, टाइम के लिए यूज़ होता है। अंडर यानी किसी चीज़ के नीचे, नियर यानी किसी चीज़ के करीब, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे प्रीपोजिशन है। और अगर इनके साथ एक नाउन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ बन जाएगा। जैसे इन द रूम, कमरे में, ठीक है। एट स्कूल, स्कूल में। अच्छा, वैसे एट स्कूल में अगर किसी स्पेसिफिक जगह के साथ हम एट लगाते हैं ना तो वो मे का सेंस देता है, ठीक है। लेकिन ये जो एट है ना वो जगह के लिए यूज़ होता है, सही है। मेज़ पर तो बनेगा ऑन द टेबल, कुर्सी के नीचे अंडर द चेयर, ठीक है। और इस तरह से घर के करीब नियर द हाउस। तो यहाँ पे आप देखें ये क्या बन रहे हैं, ये फ्रेजेस बन गए हैं एक नाउन लग के बस प्रपोजिशन के साथ। तो सिंपल प्रपोजिशनल फ्रेज़ ये है, ठीक है। खैर, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद इज़मार में से कोई एक आएगा और देन प्रीपोजिशन के साथ नाउन, वही जो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है हमारा, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, पर्पस है टू शो लोकेशन एंड पोजीशन, यानी ये बेसिकली लोकेशन को बताएगा कि आप किधर हैं, किस जगह पर हैं, या जगह को बताएगा, पोजीशन को बताएगा। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस है, मैं घर पर हूँ, तो क्या बनेगा, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, ठीक है। तो एट होम, ये जो एट है ये प्रीपोजिशन है, होम क्या है, नाउन है, ये दोनों मिला के क्या बन चुके हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन चुके हैं। सो आई एम एट होम, सिंपल। वो बिस्तर पर है, शी इज़ इन बेड, तो बिस्तर पर के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, इन बेड, ठीक है, शी इज़ इन बेड। इसी तरह से वो कुर्सी पर है, ही इज़ ऑन द चेयर, कुर्सी पर, ऑन द चेयर, ठीक है। इसी तरह से वो स्कूल में हैं, दे आर एट स्कूल, ये मेज़ के नीचे है, इट इज़ अंडर द टेबल, तो किसी भी चीज़ के नीचे होना, किसी भी चीज़ के ऊपर होना, तो ये बताएंगे एट होम, इन बेड, ऑन द चेयर, एट स्कूल, अंडर द टेबल, नियर द हाउस एंड ETC। सारों को देखें तो सभी जो है लोकेशन या पोजीशन यानी जगह को बता रहे हैं। जैसे मैं घर पर हूँ तो यानी आप जगह को बता रहे हैं कि आपकी लोकेशन क्या है, आप घर पे हैं। तो ये हमारी जो 5 प्रीपोजिशंस है, एट मीन्स पर, ऑन मीन्स पर, इन मीन्स में, अंडर मतलब नीचे, और नियर मीन्स के करीब, ठीक है। इन 5 में से किसी एक के साथ आप ज़रूर बनाइएगा सेंटेंस को, या तो जैसे मैं आपको पिछली उसमें बताती आ रही हूँ उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट बेटर, इंशाल्लाह। ओके, फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप क्या है, अब इस MR के बाद हम एडजेक्टिव फ्रेज़ लगाएंगे। अच्छा, अब ये एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या है, तो एडजेक्टिव फ्रेज़ जैसे प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हम बहुत बड़ा समझ रहे थे, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज़ भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। बस क्या होगा, एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव के साथ एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, उस एडजेक्टिव के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा तो वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। किस तरह से देखें, सबसे पहले एडजेक्टिव क्या, जैसे प्राउड होता है ना, प्राउड यानी फ़ख्र होना, प्राउड एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अफ्रेड, अफ्रेड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है डरा हुआ। इसी तरह से फुल का मतलब है भरा हुआ, इसका क्या मतलब है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। अगर हम इनके साथ प्रपोजिशन के साथ नाउन लगा दें तो वही हमारा क्या बनता है, एडजेक्टिव फ्रेज़ बनता हो, और वो प्रपोजिशन और नाउन क्या बनेगा, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जैसे कि प्राउड के साथ हम क्या बोलते हैं,
और जिस बंदे का नाम हो, ठीक है, नाउन, ऑफ के बाद नाउन। जैसे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पे फ़ख्र है, तो हम क्या बोलते हैं, प्राउड ऑफ यू। तो ऑफ यू जो क्या है यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह से अफ्रेड ऑफ समथिंग, तो जब मैं छिपकलियों से डरा हुआ हूँ तो क्या बनेगा, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स। तो ऑफ लिजर्ड्स क्या है यहाँ पर, क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, अफ्रेड ऑफ लिजर्ड्स। तो ऑफ लिजर्ड्स ये पूरा क्या बन गया, एक एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। फुल के साथ भी ऑफ लगता है इत्तेफाक से। जैसे कि क्लास इज़ फुल, क्लास भरी हुई है, लेकिन किससे भरी हुई है, तो मैं बोलूँगी द क्लास इज़ फुल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जो ऑफ स्टूडेंट्स लगाया है यही क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और फुल ऑफ स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, एडजेक्टिव फ्रेज बन गया है, सिंपल, ठीक है। सो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के बाद जो इज़ेमार आना है वही आएगा, और फिर एडजेक्टिव के बाद जो कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा। मैं आपको बता चुकी एडजेक्टिव फ्रेज को मैंने ये ब्रेक डाउन किया था, ठीक है। पर्पस क्या होगा, पर्पस होगा टू गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वजाहत देना, और डिटेल मतलब तफसील से, किसी चीज़ की तफसील से वजाहत देना। तो वही दे रहे हैं ना हम, एक एडजेक्टिव बताया, फिर उसकी एक कॉम्प्लीमेंट दे के एक तफसीली वजाहत दे दी हमने। जैसे आई एम अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ, तो किससे डरी हुई हूँ, मैंने ऑफ लिजर्ड बता के ये पूरी कर दी, उसकी पूरी डिटेल दे दी कि भाई मैं छिपकलियों से डरी हुई हूँ, ठीक है। चलें सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे कि वो खुशी से भरी हुई है, तो क्या बोलेंगे, शी इज़ फुल, वो भरी हुई है, किससे, खुशी से, ऑफ जॉय, शी इज़ फुल ऑफ जॉय। तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इससे, फुल ऑफ से। जैसे कि गिलास पानी से भरा हुआ है, तो बोलेंगे द गिलास इज़ फुल ऑफ वाटर, ठीक है। क्लास बच्चों से भरी हुई है, द क्लास इज़ फुल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से आसमान सितारों से भरा हुआ है, द स्काई इज़ फुल ऑफ स्टार्स, आसमान बादलों से भरा हुआ है, द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स। तो इस तरह से आप फुल ऑफ का यूज़ और भी सेंटेंसेस बनाने में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और, जैसे वो कुत्तों से डरता है या वो कुत्तों से डरा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ अफ्रेड, वो डरा हुआ है किससे, ऑफ डॉग्स, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आप यहाँ पर और भी सेंटेंसेस ऑफ के बाद बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं छिपकलियों से डरी हुई हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इसी तरह से अगर मैं बोलना चाहूँ कि वो अपने एग्ज़ाम से डरी हुई है, तो शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो इस तरह से हम अफ्रेड ऑफ से और सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आप बेहतर होते जाएंगे। आपने ज़रूरी नहीं है इसके साथ आप एक मुख्तस कर लें, नहीं, बल्कि इससे और भी सेंटेंसेस आप बनाइए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं तुम पर फ़ख्र करता हूँ। सो मैंने वो जो प्राउड वाला बताया था, तो आई एम प्राउड, मुझे फ़ख्र है किस पे, ऑफ यू, तुम पर। तो मुझे तुम पे फ़ख्र है या मैं तुम पे फ़ख्र करता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। दे आर रेडी फॉर वर्क, दे आर रेडी, वो तैयार हैं किसके लिए, फॉर वर्क, काम के लिए, सही है। शी इज़ एंग्री, वो नाराज़ है, एंग्री क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, किसके साथ नाराज़ है, विद हर ब्रदर, अपने भाई से नाराज़ है। तो विद हर ब्रदर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो एडजेक्टिव प्लस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एडजेक्टिव फ्रेज। सो ये था सिंपल एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ जो है आपको एडजेक्टिव के साथ कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, आपने ज़रूर इसको बनाना है, सेंटेंस में यूज़ करना है। प्राउड ऑफ जो हम देख चुके हैं, फ़ख्र होना किसी पे, अफ्रेड ऑफ यानी डरे हुए होना, फेमस फॉर यानी किसी चीज़ के लिए मशहूर होना या जाने जाना, गुड एट किसी चीज़ में माहिर होना या अच्छा होना, टायर्ड ऑफ किसी चीज़ से थके हुए होना, ठीक है, या आजिज आ जाना किसी चीज़ से, टायर्ड ऑफ। स्टेप यानी फिफ्थ स्टेप पे बढ़ते हैं, वो क्या है, इज़ एम आर के बाद अब आपने क्या लगाना है, एडवर्बियल फ्रेज लगाना है, ठीक है। तो बेसिकली एडवर्ब हमें क्या बताता है कि जब टाइम, प्लेस या मैनर वगैरह को जाहिर कर रहे होते हैं तो वो एडवर्बियल फ्रेज होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा एडवर्ब भी आ सकता है, एक एडवर्ब, और एडवर्ब फ्रेज भी आ सकता है। एडवर्ब फ्रेज बेसिकली क्या होगा, जो टाइम को मेंशन करेगा, जो प्लेस बता देगा, मैनर को बता देगा, या फ्रीक्वेंसी यानी वक्त, जगह, तरीका, या बार बार किसी चीज़ के होने को बताएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर सिंपल, सब्जेक्ट के बाद इज़ेमार आना है, इज़ेमार में से इज़ेमार के बाद वो एडवर्बियल फ्रेज आ जाना है, ठीक है। और पर्पस क्या होगा इसका, ये बेसिकली क्या करेगा, टू शो टाइम, प्लेस, मैनर और फ्रीक्वेंसी, ये मतलब वक्त, जगह, तरीका या बार बार किसी काम के होने को ये जाहिर करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर हम सेंटेंस में आए, जैसे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तो मैंने क्या बताया है, प्लेस को बताया है, जगह को, कि मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ के लिए हम बोलते हैं हेयर। हेयर क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, तो हम बोलेंगे आई एम हेयर, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। वो वहाँ है, वहाँ को हम बोलते हैं देयर, शी इज़ देयर, ठीक है। वो वक्त पर हैं, वक्त पर, वक्त पर ये क्या बताएगा, टाइम को बताएगा, तो हम बोलेंगे दे आर ऑन टाइम, दे आर ऑन टाइम, ठीक है। सो इसने क्या बताया, टाइम को बताया। इसी तरह से तुम हमेशा देर से आते हो, तुम हमेशा देर से आते हो, ये तुम्हें तो हमेशा देर हो जाती है, ये तुम देर से ही होते हो हमेशा। तो हम क्या बोलेंगे, यू आर के बाद हमने क्या लगाना है, अब एडवर्ब ऑलवेज, ऑलवेज के साथ आ जाएगा लेट, लेट मतलब देर से, यू आर ऑलवेज लेट। तो ऑलवेज लेट ये क्या बन गया, हमारा एडवर्बियल फ्रेज बन गया। इस तरह से वो जल्दी में है, वो जल्दी में है, यहाँ पे ये जो जल्दी है क्या बताएगा, ये बेसिकली टाइम को बताएगा, ही इज़ इन अ हरी। अच्छा, अब यहाँ पर ये कुछ हमारे एडवर्ब्स हैं, इनके साथ आपने सेंटेंसेस को बनाना है। जैसे ऑलवेज, ऑलवेज का यूज़ करना, ऑलवेज का यूज़ हम करेंगे इज एम आर के बाद, ठीक है। जैसे कि तुम हमेशा खुश रहते हो, तो बनेगा यू आर ऑलवेज हैप्पी। हमेशा तुम उदास रहते हो, यू आर ऑलवेज सैड, ठीक है। इस तरह से नेवर, नेवर का यूज़ भी आपने कभी नहीं के लिए कर, साथ आपने कोई एक सेंटेंस या आप जितने बना सकें बनाइएगा ज़रूर। कि सो बेसिकली ये 5 स्टेप्स थे कि हम जिस तरह से इज़ एम आर का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।